तो लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए, कांग्रेस 100 के करीब पहुंच गई थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का 2 चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद एक तरीके से रिसर्जेंस हो रहा है, एक तरीके से नए तरीके से कांग्रेस को नवसंजीवनी मिली है। लेकिन उसके बाद में जो असेंबली के चुनाव आए, उसके बाद एक के बाद एक विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी जो हार रही, तो आज की तारीख में ये सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ कब छोड़ेगा हार का साथ। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में मेरी सहयोगी मौसमी सिंह भी रहेगी और हमारे साथ कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता यहाँ पर हैं। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, CWC के मेंबर और उसके साथ साथ राज्यसभा सांसद, और सचिन पायलट। 2 दिग्गज नहीं है, एक मार्गदर्शक मंडल है और युवा है। नहीं, एक ओल्ड गार्ड है, एक यंग गार्ड, एक यंग टर्क है। सर, मार्गदर्शक मंडल के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से डिबेट की शुरुआत दिग्विजय जी ने पहले ही कर दिया है और सचिन पायलट भी हमारे साथ में है। यही सवाल हमारे रहेंगे आज की स्थिति में कि ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड में कांग्रेस आखिरकार भविष्य में कहाँ जाना चाहती है। लेकिन दिग्विजय जी, शुरुआत में करना चाहता हूँ क्योंकि हम दिल्ली में बैठे, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है। वंदे मातरम को लेकर भी हुई, SIR को लेकर भी हुई और कल सरकार के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही कड़े शब्दों में SIR को लेकर सरकार की भूमिका रखी और कांग्रेस पर कई सारे सवाल भी उठाए और उसके बाद कांग्रेस का वॉकआउट भी रहा। क्या आपने जो डिबेट देखी, आज राज्यसभा में भी उसकी डिबेट होनी है, क्या जो सवाल विपक्ष के तरफ से उठाए गए थे SIR को लेकर, क्या सरकार के तरफ से उसके जवाब आपको मिल पाए? क्या सरकार ने आपके सारे मुद्दों को काउंटर कर दिया? एक सवाल का भी उत्तर नहीं आया, केवल राजनीतिक भाषण रहा, स्कोरिंग पॉइंट्स रहे। हाँ, अमित शाह जी को यदि स्कोरिंग पॉइंट्स के लिए नंबर दिए जाएं तो उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन यदि ये कहा जाए कि चुनाव सुधार के बारे में, इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में जो शंकाएं विपक्ष ने सामने रखी थी, उसके बारे में एक का भी जवाब अमित शाह जी ने नहीं दिया। मांग क्या थी? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति थी? EVM के VVPAT यूनिट में क्या सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, उसमें भी कोई उत्तर नहीं। क्या कारण है कि डुप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर था वो इलेक्शन कमीशन ने यूज़ करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी ने अनेक प्रमाण दिए, हरियाणा के, कर्नाटक के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, अनेक के एक व्यक्ति के 25-25, 200, 250 जगह नाम लिखे हुए हैं। वो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर होता तो उससे तो 1 मिनट पता लग जाता, लेकिन नहीं, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। अब फिजिकल वेरिफिकेशन क्या संभव है? अब जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने फेसबुक पर दिल्ली में वोट डाला, वो भी बता रहे हैं, और बिहार में भी वोट डाल दिया। 1 साल में 2 जगह उन्होंने वोट डाल दिए असेंबली के अंदर, उस पर भी कोई चुप्पी बांध साधे रहे। ऐसे अनेक जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए, बहुत वाजिब सवाल उठाए, उसका एक का भी उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं दिया। और दूसरी बात, एक बड़ी अजीब बात उन्होंने कह दी कि हमने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव आयोग के पास कोई सुझाव आया था, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास 2014 से लेकर 2025 तक कोई सुझाव ही नहीं आया, जबकि मैंने स्वयं ने और सिविल सोसाइटी ने कम से कम 15 चिट्ठियां उनको लिखी थी, सुझाव दिए थे, उसका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया चुनाव आयोग ने। हम करीब 22 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इंडिया अलायंस की, हमने मिलने का समय मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने मिलने का समय तक हमें नहीं दिया। दिग्विजय जी, जो बात आप कर रहे हैं उसी में मतलब जो अमित शाह साहब ने कहा, उसमें एक बड़ी बात ये है कि, और मैं ये सवाल सचिन से के पास ले जाना चाहूँगी कि SIR की जो प्रक्रिया है वो नई नहीं है। अमित शाह साहब ने कहा कि ये तो हमारी सरकार पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, उससे पहले से ये प्रक्रिया होती चली आ रही है और ये मैंडेट तो कांग्रेस और बाकी सरकारों ने दिया है चुनाव आयोग को कि इस तरीके का वोटर लिस्ट रिवीजन करें। आज जो मैंडेट आपने चुनाव आयोग को दिया है, आज आप उसी का विरोध कर रहे हैं और उसको वोट चोरी कह रहे हैं।
बिल्कुल गलत है मौसमी जी। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा देश में, 7-8 बार पहले हो चुका है। आज से पहले जब एसआईआर होता था पूरे मुल्क में कोई चर्चा नहीं होती थी। एसआईआर करने के लिए 6-8 महीने का समय दिया जाता था और पहली बार आज लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता कितनी अच्छी है। और हम लोगों ने क्या कहा, जो राहुल गांधी ने प्रमाण दिए, वोट चोरी के प्रमाण दिए, हमने इतना कहा कि भाई ये आपको डेटा दे रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं, जांच तो करा लो। इलेक्शन कमीशन ने उसको जांच करने लायक भी नहीं समझा और हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हर वोट की गिनती हो और हर व्यक्ति को अधिकार मिले। वो कहते हैं आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, यही कहा ना, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। मैं दावा करना चाहता हूँ आज 11 साल हो गए भाजपा की सरकार को, इस देश में से कितने घुसपैठियों को आपने निकाला है? आप आंकड़ा बताइए। वो नहीं देने वाले हैं। जब चुनाव जिस प्रदेश में होगा वहाँ घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। अरे आप 11 साल सत्ता में हो, आपने कितने घुसपैठे निकाले? और मैं कांग्रेस पार्टी से बोलना चाहता हूँ, एक भी अगर इलीगल घुसपैठिया देश में है, उस रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन उसका डर दिखा के आप लोगों को प्रभावित करें। और इलेक्शन कमीशन, माफ़ करिए, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी, दल, नेता, विचारधारा का नहीं है। उसको डिफेंड करने का काम भाजपा सरकार का नहीं है। इलेक्शन कमीशन को खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, वो पार्टी दल से ऊपर है। अगर वोट की गिनती, एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट का प्रकाशन, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर वो स्क्रूटनी में आ रही है, क्यों आ रही है? हमारी जिम्मेदारी है मौसमी, विपक्ष होते हुए लोकतंत्र को जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए हमें बात कहनी पड़ेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो जो होता है होता रहेगा। नहीं, लेकिन क्या यही कारण है कि जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है? आपको लगता है क्योंकि ये वोट चोरी का मुद्दा आपने निकालना शुरू किया है? इसके पहले तक कांग्रेस पार्टी के मुद्दे कुछ और थे। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिलना शुरू हो गया, उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा निकलना शुरू हो गया। तो बीजेपी कहती है, कल पूरी फहरिस्त बताई अमित शाह ने कि देखिए इतने चुनाव आप जीते, इतने चुनाव हम हारे, इतने चुनाव हम जीते, उतने चुनाव आप हारे। जब आप हारते हैं तब वोट चोरी, जब आप जीतते हैं तब ईवीएम भी ठीक होता है, वोट चोरी भी नहीं होती और सब कुछ ठीक होता है। ये बार बार आरोप। ऐसा नहीं है साहिल, हम लोग अगर चुनाव हारे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं और बड़ी विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि हम चुनाव हारे और भाजपा चुनाव जीत गई, उनको ब्लैंक चेक मिल गया, कुछ मर्जी करिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसमें परिवर्तन कर दीजिए। आप एसआईआर के लिए 6 हफ्ते का टाइम दें, वो आप जबरदस्ती करना चाहते हैं। देश में सैकड़ों बीएलओ अपनी जान ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कौन सा दबाव उनके ऊपर है? इसका जवाब मिला आपको? हमने कहा हमको अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वोटर्स की हमको कॉपी दे दीजिए, हम चेक तो कर लें जाके। आप वोटर्स कॉपी हमको देना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस अगर चुनाव हारती है, वो जनता का जनादेश हम मानते हैं, लेकिन अगर हमको कहीं प्रमाण मिलता है, गलती दिखती है, एक मकान में 300 वोट पड़े हुए हैं, एक व्यक्ति 20-20 वोट डाल रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इसको कम से कम रेस तो करें, इसका जवाब तो मांगे आप। ठीक है, लेकिन क्या दिग्विजय जी यही कारण है कि कांग्रेस हार रही है? एसआईआर के वजह से, वोट चोरी के वजह से, इलेक्शन कमीशन के साथ जो आपका आरोप है कि बीजेपी के साथ हाथ मिला के वो काम कर रहे हैं, इसके वजह से ही कांग्रेस हारी है? कोई और कारण नहीं है उसमें? और साहिल की सवाल को एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि अमित शाह ने ये वजह भी बता दी कि कांग्रेस क्यों हार रही है। कल अमित शाह साहब ने कहा कि मैं बताता हूँ कांग्रेस क्यों हारी है, वोट चोरी की वजह से नहीं हारी है, पार्टी के नेतृत्व की वजह से। जो आपका पार्टी हाईकमांड है, जो आपके नेता हैं, और राहुल गांधी सामने ही बैठे थे, उनकी वजह से, पार्टी नेतृत्व की वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है। दिग्विजय जी, दो चीज़ें, आपने कुछ बात अलग कही है, उन्होंने कुछ बात अलग कही है। पहली बात तो ये है कि इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। और यदि आप बुनियादी तौर पर आप देखेंगे तो कभी भी उन्होंने न संविधान को स्वीकार किया, न लोकतंत्र को स्वीकार किया। एक और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि प्रधानमंत्री जी बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड कहते हैं, इट इज़ अ अनरजिस्टर्ड एनजीओ। क्या कोई देश में बिना रजिस्ट्रेशन के एनजीओ कोई काम कर सकता है क्या? 10 तरह के रूल उस पर आ जाएंगे, एफसीआरए आ जाएगा, दुनिया भर का झंझट आ जाएगा। लेकिन आरएसएस, जो कि शुद्ध रूप से देश के संविधान के, उनकी विचारधारा भारतीय संविधान के खिलाफ है,
उस पर कोई नियम लागू नहीं होगा। अरे गुरु दक्षिणा उनकी गुरु पूर्णिमा पे पता नहीं कितना आती है, अरे वो किस खाते में जमा करते ही मालूम नहीं है ये तक। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी गलती करता हो, नाथूराम गोडसे को कह दिया हमारा मेंबर नहीं है, अरे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेंबरशिप नहीं, तो मेंबरशिप कहाँ से हो जाएगी। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि लोकतंत्र पर आज प्रश्न चिन्ह है, और यदि लोकतंत्र आप पक्ष में है तो निष्पक्ष चुनाव बुनियाद है सफल लोकतंत्र का। एक, अब मेरे दो ही बात है और मेरी दो ही मांग है। एक, राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट होना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हमको वोटर लिस्ट ऐसी क्यों देते हो जिसको कि हम पढ़ ना पाएँ? ऐसी वोटर लिस्ट क्यों देते हो जिसकी हम शक्ल पहचान ना पाएँ? इसको अच्छी वोटर लिस्ट, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है एक नागरिक के रूप में कि मुझे अच्छी वोटर लिस्ट दी जाए? मशीन रीडेबल में क्या दिक्कत है? अरे एक एक आदमी के 200 250 जगह वोट लिखे हुए हैं, और एक तो ब्राज़ीलियन कोई मॉडल का 25 जगह हरियाणा में नाम आ गया, उसका कहाँ से आ गया वोटर लिस्ट में? वो क्या SIR क्या कर रहे थे वो दुनिया भर की जनता? इसीलिए तो रिवीजन की जरूरत है ना। दूसरा वन मैन्युपुलेटेड वोटर लिस्ट एंड मैन्युपुलेटेड EVM, ये, और हमें आपको वोट बैलेट पेपर से नहीं कराना, मत कराइए। अरे इतना तो मेरा हक बनता है कि जिसको मैंने वोट दिया है मुझे ये तो पता पड़े कि वोट वहाँ गया है कि नहीं गया है। तो इसलिए मेरी मांग तो केवल यही है, वन, आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और VVPAT स्लिप जब गिरती है डब्बे में, अरे हमको 7 सेकंड का दर्शन मत कराओ, हमें तो VVPAT स्लिप हाथ में दे दो, हम देख लेंगे और देख के डब्बे में डाल देंगे। लेकिन दिग्विजय जी, आपने जो कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, ये फिलोसॉफिकल बात है, ये पॉलिटिकल बात है, और ये बात फिलोसॉफिकल नहीं है, वास्तविकता बात भी है। देखिए, मुझे आपत्ति है नहीं। जब आप देखिए जो वास्तविकता को आप चैलेंज कर रहे हैं, क्या इसको आप प्रजातंत्र यहाँ लोकतंत्र रहे कि नहीं रहे, फिलोसॉफिकल बात हो गई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ चुनाव लड़ना ये भी तो एक प्रैक्टिकल बात होती है। आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हो, किस तरीके से आप चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का सामना करते हो। अरे चुनाव की बुनियाद क्या है? चुनाव की बुनियाद क्या है? तो आपको लगता है बीजेपी सिर्फ झूठ से चुनाव जीत रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं निष्पक्ष चुनाव के लिए 2 चीज आवश्यक है, सही वोटर लिस्ट और मुझे भरोसा कि मैंने जहां वोट दिया वहां गिरा के नहीं करा। ये बुनियाद है। क्या ये भी मुझे हमको नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल सही चाहिए। मैं उसमें कौन हारता कौन जीतता ये विषय नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा ये विषय है। बिल्कुल लोकतंत्र बचेगा, और विपक्ष की उसमें भी बड़ी भूमिका होती है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और सरकार की भी ये जिम्मेदारी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, सारे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की भी ये जिम्मेदारी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये कि जो मुद्दा आज की तारीख में बिहार में आपने सबसे बड़ा मुद्दा एक तरीके से बनाया था SIR का, सवाल इसमें यह है कि क्या आज की तारीख में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण SIR है, चुनाव आयोग की में जो गड़बड़ियां जो आप आरोप लगा रहे वो है, EVM है, क्या है? मतलब क्या यही सबसे बड़ा कारण? आपने मैं ख्याल आपने पूछा सवाल कि गृह मंत्री ने बोला कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी नेतृत्व की है, ये बोला ना मेरे ख्याल? पार्टी ने, हाँ पार्टी नेतृत्व, ठीक है, उन्होंने बोला। सवाल दूसरा है, 2024 में जहां बीजेपी की 400 सीट आ रही थी, 240 आई, उसकी जिम्मेदारी नड्डा जी की है या प्रधानमंत्री जी की है? अगर आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम तो सामूहिक हम लोग हारे जीते, जनता ने किया, तो 400 पार की बात करते थे वो 240 पे अटक गए, वो जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाजपा की? तो ये कहना बड़ा आसान है, तुम हार गए, तुम हार गए। हार जीत एक प्रक्रिया है, और जैसा दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हार जीत, हम पहले भी जीते, पहले भी हारे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर, जिस वातावरण में, जिस निष्पक्षता से, विश्वास के साथ इस देश में जनता वोट डालना चाहती है, उस पर अगर सवाल उठता है तो उसका स्पष्टीकरण देना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। एक सेकेंड, आप लोग बार बार कहते हैं कि आपके बिहार के हार कारण क्या रहे, आप सवाल, बीजेपी लड़ी 101 सीटों के ऊपर और 92 सीट जीत गई, वो ऐसा स्ट्राइक रेट
इस भारत के इतिहास में 2010 में हुआ है बिहार के भीतर ही। एक सेकंड 2010 में बिहार के भीतर ही उतना स्ट्राइक रेट बीजेपी को मिला है, जनता वो दल बहुत कम यूनाइटेड को उस मिला टाइम कम सीट लड़े थे वो, लेकिन एनडीए का स्ट्राइक रेट, मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव में हार जीत हो जाए कोई है। इशू आम नहीं आदमी है पार्टी साहब। का दिल्ली का स्ट्राइक रेट देखिए, 70 सीटें लड़कर 67 सीटें जीती थी। अरे भाई वो तो एक इतना 67 नहीं नहीं, सर। बट वोट शेयर देखो ना आप, वोट शेयर भाई वोट शेयर फर्क था, वोट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ गया। तो इतना कहना ठीक है भाई, हार जीत होती है, हम हार को स्वीकार करें। कौन कह रहा है कि हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हम जहाँ जीते वो भी स्वीकार कर रहे हैं और हार भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आज अगर ये सवाल देश के जहन में है तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और माफ़ करिए, जिस उत्साह से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस न्यूट्रलिटी से इलेक्शन कमीशन को काम करते हुए दिखना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सचिन, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब ये नहीं मिल पाया, अगर संक्षेप में मिल जाए, क्योंकि मुझे आपको एक आंकड़े भी कुछ दिखाने हैं। क्या एसआईआर चुनावी प्रक्रिया में धांधली यही एक कारण है कि जिसके वजह से आप विधानसभा के चुनाव हारे? क्या आपको हरियाणा की हार हो, या बिहार में आरजेडी के साथ आपकी हार हो, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हार हुई, क्या सिर्फ इसी के वजह से है, या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि और भी कुछ चीजें करनी चाहिए? मैं सर आपसे भी सवाल था, वही आपसे भी वही सवाल। देखिए, बात यह है, यदि आप सही पूछें तो चुनाव की हार जीत में कई बातें सामने आती हैं। एक, मैंने अपनी बात तो कह दी, बुनियादी तौर पर निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था आवश्यक है। ठीक, उसके बाद कौन जीतता है कौन हारता है उसकी बात दूसरी है। देख, दूसरी बात यह है कि आज की जो लड़ाई है इतनी ज़्यादा नीचे तक चली गई है कि हर बूथ पे उस तरह का चुनाव होता है जिस तरह से नगर पालिका के वार्ड का चुनाव या ग्राम पंचायत का वार्ड का चुनाव हो रहा है। उसके लिए जो संगठन होना चाहिए वो मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस के पास नहीं है, भाजपा के पास है, इसको मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन बात वही नहीं है। जहाँ तक मैं तो यहाँ तक कहूँगा, हरियाणा की आप बात करते हैं, हमारी कमी रही, मैं तो स्वीकार करता हूँ, खुलेआम स्वीकार करता हूँ। हम 2 हरियाणा के संगठन चुनाव लड़ लिए, लेकिन हमारा संगठन नहीं था। लेकिन हमारी जो पार्टी में जो लीडरशिप थी भूपेंद्र हुड्डा जी की और शैलजा जी की, उनके साथ, उसकी वजह से बिना संगठन के भी हम लोग वी हैड ए क्लोज फाइट विद द बीजेपी। तो बात वही है, दोनों चीज़ें चाहिए, निष्पक्ष चुनाव और संगठन क्षमता और संगठन की शक्ति बूथ पर, ये दोनों आवश्यक है। ठीक है, आपने आरएसएस का भी जिक्र किया था दिग्विजय जी, आरएसएस का जिक्र किया आपने, आरएसएस का जिक्र किया था। मतलब अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ा संगठन है, एनजीओ है, एनजीओ संगठन छोड़ दीजिए, तो और फिर मोहन भागवत जी ने कहा आप इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब लेकिन इंडिविजुअल भी अपना पैसा देते होंगे तो किसी अकाउंट से देते होंगे, और किसी अकाउंट में तो जाता होगा, वो कहाँ है? मैं वो समझ गई, मैं कह रही हूँ आप भी तो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाके कहते हैं कि पाकिस्तान हितैषी है, जिन्ना हितैषी है, आरएसएस। क्या बोले? पाकिस्तान हितैषी है, जिन्ना हितैषी है आरएसएस। आप ही ने कई बारी बोला। आपको बिल्कुल गलत फहमी है, और आपका रिसर्च बहुत झूठ बोल रहा है। मौसमी जी सुन लीजिए, राष्ट्र विवादित आपने मैंने कभी, देखिए, मुझ पर अमित शाह भी वही आरोप लगाते हैं जो आप लगा रही हैं। जो मैंने कहा नहीं है मुझ पर आरोप लग जाता है। तो ऐसा कुछ कहते आपका जो रिसर्च विंग जो है कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है मैं समझ रहा हूँ। आपने ऐसा कभी कहा नहीं, बेसिकली आपका मैंने नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। क्वेश्चन मार्क। अच्छा, राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है आरएसएस? राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कोई राष्ट्र विरोधी मैं नहीं कहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि एक बात मैं तारीफ करूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक का एजेंडा एक ही है, हिंदू राष्ट्र, और वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से वो इधर उधर नहीं जाते। और वहाँ पर उनके जो प्रचारक हैं उनका मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ मजाक में कि जिस तरह से रास्ता पे चलते हुए तांगे के घोड़े को केवल सड़क दिखती है, उसी तरह से आरएसएस के प्रचारक को केवल हिंदू राष्ट्र नजर आता है, इधर उधर वो देख भी नहीं सकता। कांग्रेस को क्या नजर आता है आज की स्थिति में? जाति जनगणना, एसआईआर, यंग पीढ़ी को क्या नजर आता है? कांग्रेस की यंग पीढ़ी को क्या नजर आता है? अगर आरएसएस को हिंदू राष्ट्र नजर आता है, बीजेपी को हिंदू राष्ट्र नजर आता है, तो कांग्रेस को क्या नजर? देखिए, कांग्रेस की जो सोच रही, आज से नहीं बहुत अरसे से रही है
एक लिबरल, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, सबको साथ लेकर चलने की, और ये देश की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी ताकत, माफ़ करना, जिसको हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतने धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, लिंग, तमाम नाना प्रकार के कल्चर्स हैं, उन सबको सम्मिलित कर कर हम कैसे चल सकते हैं। एक धर्म, एक विचारधारा, एक नेता, एक पार्टी, एक सोच से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, और ये हमारी ताकत है। इस ताकत को हम वीकनेस बनने दें, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और इस देश में पीढ़ी कोई सी भी हो, साहिल मेरी बात सुनो, हम सब क्या चाहते हैं? आर्थिक प्रगति, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन हमसे बेहतर हो। इस देश में जो कमियां हैं, आज किसान परेशान है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, और सबसे बड़ी बात एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। MA, BSc, BA पास लड़के छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। तो हमारा विजन कांग्रेस पार्टी का ये है कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर मुल्क देकर जाएं। और जो टकराव आज पैदा हुआ है, नफरत पैदा हुई है, भय का माहौल पैदा हुआ है, सर्विलेंस हो रही है, लोग दबाव और दबिश बना रहे हैं, वो इस देश में ना रहे। ये मेरी पार्टी की सोच है, ये हमारे नौजवानों की डिमांड, एक्सपेक्टेशन हम लोग। ये बड़ी दिलचस्प। मे आई ऐड वन? देखिए, एजुकेशन इज द बेडरॉक ऑफ डेवलपमेंट फॉर एनी नेशन। ठीक, आज हालत क्या है एजुकेशन में? सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालत यह है, और क्वालिटी ऑफ वाइस चांसलर्स इस प्रकार की है कि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही है। वो RSS का कार्यकर्ता है कि नहीं है, संघी है कि नहीं है, वो मानसिकता से अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर कर रहे हैं। और इतने करप्ट वाइस चांसलर्स, मैं एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आई एम दिस चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन, एंड माई ओन एक्सपीरियंस हैज़ बीन, एंड आई बीन इन पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। इतना मैंने करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वाइस चांसलर्स मैंने नहीं देखे। ना तो वहाँ क्वालिटी है, ना क्वालिफिकेशन है, और उनको अपॉइंटमेंट किए गए क्यों? कि वो RSS के मानसिकता के हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस का मार्गदर्शक मंडल और यंग पीढ़ी एक ही बारे में सोच रही है कि कांग्रेस आगे किस तरीके से। देखिए, बात ये, जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है, विचारधारा का प्रश्न जो है साफ है। एक विचारधारा है जो संघ की विचारधारा है, एक विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की है, और एक विचारधारा गांधीयन, नेहरूवियन, सोशलिस्ट हमारी विचारधारा है। ये हम लोगों की है। दिस इज दी कमिटमेंट। और बिल्कुल सही कहा सचिन ने कि ये देश में जो एथनिक डाइवर्सिटी है किसी और देश में नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जितनी संख्या है किसी और देश में आपको नहीं मिलेगी। फिर भी हमारा देश एक है। और अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल एरिया भी, ये किसी भी समय हमारा ज्योग्राफिकल एरिया नहीं रहा है जहाँ द्रविडियन सिविलाइजेशन एंड एरियन सिविलाइजेशन, और इधर हम लोगों का आप देखेंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का, सब एक होकर आज देश में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मिल के काम कर रहे हैं। और इन 75 साल के अंदर हम लोग, जब से आज़ादी मिली है हमको 47 से लेकर आज तक, उसमें हम लोगों ने जो प्रोग्रेस किया है और अपनी जगह हमारी विश्व बनाई है, क्रेडिट गोज टू पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड दैट उस पीढ़ी के लोग जिन लोगों ने इस देश के विभाजन के दर्द को पूरा करके भी और प्रगति की। नेहरू के नाम पर एक डिबेट अलग से पार्लियामेंट में किया बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। और प्रियंका जी ने बिल्कुल कहा 30 घंटे 40 घंटे जो कराना करा, एक बार जो भी गाली जितना देना दे लो। वंस फॉर ऑल। आगे बढ़ने से पहले जरा कुछ नंबर्स हम दिखा दें, क्योंकि जो भी बातें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं और जो अचीव वो करना चाहते हैं उसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि सरकार में नहीं आएंगे तो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाएगी। चुनाव जीतना है तो पहले चुनाव की प्रक्रिया तो निष्पक्ष कराओ। बिल्कुल। तो कुछ नंबर्स आपको दिखा देते हैं कि भाई कहां से कहां कांग्रेस पहुंचती जा रही है, कांग्रेस का सपोर्ट बेस कहां पर है। जरा पिछले कुछ चुनाव के नंबर जरा यहां पर दिखा दीजिएगा, पीछे वाली स्क्रीन पर देखिए। ये दो नंबर्स हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। पहला नंबर जो है 2009 से लेकर 2024 तक अगर हम देखें तो 206 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 28.55% वोट शेयर था। आज की स्थिति में जब 99 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 21.4% कांग्रेस का वोट शेयर है। वही भारतीय जनता पार्टी 2009 में 116 सीटों पर 18.80% वोट शेयर और 2024 में 36.93। सर एक मिनट पूरा होने दीजिएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, अगर आप ये वाला ग्राफिक्स देखें तो आपको समझ में आएगा
कहां कांग्रेस की कड़ी कमजोर हो जाती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी देखिए 200 दूसरा वाला ग्राफिक्स दिखाइएगा, ये वाला नहीं, दूसरा वाला ग्राफिक्स दिखाइएगा जिसमें हाँ जी, ये देखिए 2009 में 173 सीटों पर बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई कांग्रेस की थी, 80 सीटें कांग्रेस जीती थी, बीजेपी 93। लेकिन 2024 में कांग्रेस 62 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों पर, 71% स्ट्राइक रेट। 2019 में 92% स्ट्राइक रेट। तो जहां जहां पर बीजेपी के खिलाफ सर आपकी लड़ाई होती है, वहां तो आप ठीक नहीं कर पाते। आइडियोलॉजिकल लड़ाई में तो कांग्रेस हार रही है बीजेपी के खिलाफ। आपके सहयोगी दल ज्यादा ठीक कर लेते हैं। व्हाट अ स्टेट, क्या कोई कोइंसिडेंस है, वीवीपैट मशीन चुनाव में चालू हुई 2014 से, और आप देखिए स्ट्राइक रेट बीजेपी कहां पहुंची है। तो 24 का आप कैसे आकलन करेंगे फिर? 24 में भी आपका स्ट्राइक रेट बढ़ा है। अरे वीवीपैट की बात मैं कर रहा हूं, ये आप हमको केवल इतना करा दीजिए महाराज, आज तक से बड़ी कृपा होगी कि आपके माध्यम से आप अमित शाह जी को कुछ ज्ञान दे दें, ज्ञानेश कुमार जी को ज्ञान दे दें। सर वो भाई बोल चुके भाई हैं, सुन लो privacy का सुन लो सुन लो मामला सुन है लो सुन लो मेरी बात। आज तक की बड़ी कृपा होगी। अरुण पुरी साहब से मेरी प्रार्थना है कि आप जरा इन दोनों को समझा दीजिए कि हमारा जहां वोट डाल दिया वो वहां गया कि नहीं गया, तो मुझे हमें वीवीपैट स्लिप दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वीवीपैट स्लिप दे दीजिए हम, और हमारी 100% काउंटिंग कराइए। ये बिल्कुल गलत बताया जाता है, बहुत टाइम लगेगा। अरे ये कहाँ लिखा है कि 15 काउंटिंग टेबल होना चाहिए? अरे 50 काउंटिंग टेबल लगाओ, अच्छा 7 घंटे में सारा काउंटिंग हो जाएगा। दिग्विजय जी, चलिए अब इधर उधर की बात हो गई और उधर की बात हो गई, इधर की बात कर लेते हैं, पार्टी के संगठन की बात कर लेते हैं। संडे को आपकी बहुत बड़ी रैली होने वाली है एसआईआर को लेके। जी। कहीं ना कहीं सचिन से पूछ लेते हैं। सचिन, आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है, एक तरीके से जो मोमेंटम 2024 के बाद गिरा है, उस ऑल इज़ नॉट वेल इन द पार्टी, और एक नैरेटिव मिसिंग है, नेगेटिव नैरेटिव चल रहा है। आप मोदी सरकार की बात करते हैं, पर बार बार जनता जो है जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, तो संगठन में भी एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। कई बारी चुनाव हारे हैं, तो अभी भी सर फुटअव्वल बिहार में भी चल रहा है, काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा है, टिकट बिके और इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू हैव टू लुक दोनों विद ने इट? जो अभी साहिल जी ने जो आंकड़े दिखाए, आपने जो भी सवाल पूछा, ये सारी बातें आप कह सकते हो। दूसरा पहलू भी है इसका, आप वो आंकड़ा दिखाइए ना कि भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में शून्य पर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद अनेक राज्यों में अपना खाता नहीं खोल पाई है, चाहे वो दक्षिण के राज्य हैं, बाकी राज्य हैं। तो ये आंकड़ा प्रस्तुत करना कि आप इतना जीते हो, ये आंकड़े यू कैन प्रेजेंट अदर वे ऑल्सो। पॉइंट इज़ नॉट विनिंग एंड लूजिंग पॉइंट। हम 2 चुनाव जीते लगातार, 4 में जीते, 9 में जीते, अब हम 3 चुनाव हारे हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक सक्रिय, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सरकार महत्वपूर्ण है। तो आप लेकिन खुद को मैं तो कहना मजबूत कीजिए, खुद को मजबूत तो कीजिए। आप लोग मजा लेना चाहते हो बोल के कि तुम हारे, क्यों हारे, हारते रहते हो, हार जाओगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, चाहे 100 बार हार जाएं, लेकिन इस देश के जो फंडामेंटल हैं, हमें क्या मजा आएगा? आप मजा ले रहे हो, मैं जानता हूं आप लोगों को। मैं आपको बताता हूं, इशू ये नहीं है। इशू ये कि हमारे आसपास में, चाहे वो पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहाँ पर लोकतंत्र स्वस्थ है, कौन से मुल्क का लोग उदाहरण देते हैं, भारत का देते हैं। क्यों देते हैं? यहाँ की सरकारें नहीं, यहाँ सरकार विपक्ष दोनों हैं। जब बीजेपी के 2 सांसद थे 84 के बाद, क्या राजीव गांधी ने बोला था कि मैं बीजेपी खत्म कर दूंगा? कभी कहा था कि आपको मैं विपक्ष का नेता नहीं बनने दूंगा? वाजपेयी जी का उन्होंने ऑपरेशन कराया विदेश में जाकर, विपक्ष को सम्मान दिया, और सम्मान देने से मिलता है। संख्या के बल पर, ताकत के बल पर लोकतंत्र नहीं चलता। एक मिनट सारी मेरी बात सुन लो। आप फिर उधर की बात कर रहे हैं। भाई मैं बताना चाहता हूँ, विपक्ष आपने कहा हारे, चुनाव हार गए। मेरे को कोई ग्रह नहीं मानने के लिए, हम सबने काम किया, हमारी कमियां रही होंगी, मैं मानने को स्वीकार करता हूँ इस बात को। हमारे में तभी तो हारे हैं। लेकिन हार के बाद अगर हम कोई सवाल पूछें, उसको झुठला दीजिएगा, उसके बात ही मत करिएगा, और दबाव की राजनीति करना का। पार्लियामेंट के अंदर आप 150 सांसदों को बर्खास्त कर दें, चर्चा ना होने दें। आपने जो चंडीगढ़ में जो इलेक्शन कमीशन में जो अधिकारी वोट चोरी कर रहा था, ईडी लगा दें, उठाएं। ईडी लगा दें, विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है,
और जैसी भाजपा में आए गंगा जल छिड़क दिया, वो सब साफ हो गए। ये सब हो रहा है और आप हमसे पूछ रही हो अरे भाई नैरेटिव बदल दो, आपकी चुनाव क्यों हार तो गए? आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? मैं आपको सिर्फ छोटा, मैं आपने 14 तारीख की बात की है, 14 तारीख को जो एक मीटिंग सेकंड, हम लोग देश में मीटिंग बुला रहे हैं, नहीं, सचिन कांग्रेस पार्टी की रैली 14 तारीख को है, मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग को कटघरे करने के लिए है। ठीक है। और हम दबाव डालेंगे उनके ऊपर, हम चुनाव लड़ें हारें जीतें, लेकिन चुनाव सही से हो, ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो और वोटर लिस्ट हमको मिले, हमारा अधिकार है। रैली कर रहे हैं उसके लिए, लाखों लोग वहां पर आएंगे, इसमें कांग्रेस का नैरेटिव क्या बुरा है? मैं आपको आपने आंकड़ों का जिक्र किया, आपने कहा कि उसमें आप हारे हैं, इसके लिए हमें मजे लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आंकड़ों का अगर अर्थ आप समझे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कांग्रेस का वोट शेयर 2009 के बाद जो घटा है वो बढ़ नहीं रहा है, नंबर एक। नंबर दो, बीजेपी के खिलाफ आपकी जहां जहां पर सीधी लड़ाई होती है वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल लड़ाई में बीजेपी आपको बीट कर रही है, ये अगर हम कहें तो जोशी जी जो चुनाव हारता है ना, उसको उससे ज्यादा पीड़ा किसी को नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप मुझे जो बता रहे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ। और मैं जानता हूं हमारे को हारने के बाद कितना पीड़ा होती है कि आप हम चुनाव नहीं आइडियोलॉजिकल जीत लड़ाई पाए। हार रहे सुन हैं लीजिए बीजेपी मेरी के बात। साथ। अरे आप सुनो, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं ये बताने के लिए कि आप हार रहे हैं, आप हार गए हो, आप हारते रहोगे। माफ कीजिएगा, हम अगला चुनाव जीतेंगे, लड़कर जीतेंगे, आप कितनी कोशिश कर लो। लेकिन ये विपक्ष को आप बिल्कुल खत्म कर कर उसको न्यूट्रलाइज कर चलिए, कर ये लगता है कि हम उसकी- कोशिश कर रहे हैं। अरे आप देख लो, आप आंकड़े दिखाओ ना, मैंने कहा आपको। आप देखो सिंह, एक मिनट, आपने ये दिखाइए कि बीजेपी ने कितने चुनाव लड़े केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, शून्य पर आए। दिखाओ यहाँ पर, आप नहीं दिखाओगे। आप कांग्रेस का ये हो गया, आज भी नेहरू जी ने ये किया। अरे भाई आपने 11 साल में क्या किया? नेहरू जी का समय निकल गया ना। आपको आज भी यूपीए सरकार में ये हुआ, मनमोहन सिंह जी ने ये किया। आपने इन 11 सालों में क्या तारे तोड़ लिए बताइए मेरे को। अच्छा, उसके आंकड़े दीजिए ना आप, कितनी गरीबी हट गई है, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितना उद्योग यहाँ पे लगा नहीं है। सचिन, आपने मीडिया पूरे पॉइंट- देश में प्रचार किया, यही issue पूरे है। देश में। एक मिनट उसका जवाब मांगे हम लोग तो आप बोलते हो नहीं नहीं, आपका नैरेटिव ठीक नहीं है, आपका कार्यकर्ता कमजोर है, आप चुनाव हार गए हो, कुछ तो होने आपका वाला नहीं है। कार्यकर्ता स्ट्रांग है, आपका नैरेटिव बिल्कुल strong है, और बिल्कुल आपका strong आपके है। सारे मुद्दे सही है, लेकिन जनता उसको भैया, एक्सेप्ट नहीं भैया, करेगी। एक मिनट भैया, एक बात सुनो। आप जरा देश के आंकड़े देख लीजिए। विचारधारा की जो बात है, संघ की विचारधारा तो केवल भाजपा रिप्रेजेंट करती है ना, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी है संघ की जो विचारधारा मानती हो? नहीं मानती। एंटी संघ की विचारधारा की पार्टियों का परसेंटेज आपने देखा है कभी कितना है? मेजॉरिटी इन दिस कंट्री में आज भी संघ की विचारधारा के खिलाफ जितना वोट पड़ता है उतना भाजपा को वोट नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ क्योंकि हम लोग संघ और संगठन चर्चा ही कर रहे हैं। एक उदाहरण राजस्थान का ही ले लेते हैं। मतलब राजस्थान में पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद मेरा सवाल यही है दिग्विजय जी कि कहा जाता है कि लगातार सचिन हैज़ बीन अ CM इन वेटिंग। उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौर में भी बड़ी चर्चा चली थी सचिन पायलट साहब को लेके कि आपको लगता है कि ये राजस्थान में कमान कहीं ना कहीं सचिन, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत पॉपुलर नेता हैं और उनको कमान देनी चाहिए, आपके परम मित्र भी वहाँ पे हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी बातचीत भी है, तो कहीं ना कहीं मामला आगे भी बढ़ना चाहिए ना। देखिए, संगठन को बात आप ये कैसे है, मजबूत करेंगे? ऐसा राज्यों है, में मजबूत करेंगे ना। मैं तो हमेशा मजे से- लेने वाला सवाल है। मैं तो मेरा काम ही हमेशा यही है। से युवाओं को आगे आने का अवसर देने के पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि राजीव गांधी जी ने, मैं केवल 38 साल का था तब मुझे मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में जहाँ स्टॉलवर्ड्स थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला जी, अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया जी, कमलनाथ जी आपसे मुझसे मतलब सीनियर आप अर्जुन सिंह और उनकी इसमें लेके जाते हैं। है ना, सीनियर थे मेरे से। तो वो सब लोगों के, मैं 38 साल का था तब मुझे मौका मिला। सचिन भी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना, क्या उम्र थी तुम्हारी सचिन? 33। अब बताइए, तो 73 का इंतजार नहीं करेंगे ना CM बनाने 33 के साल लिए? के नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर का कांग्रेस के संगठन का प्रमुख बनाया एक। जी। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ये प्रकृति का नियम होता है कि जब पतझड़ होता है, पुराने पत्ते गिरते हैं तो नई कोपलें आती हैं, तो नई कोपलें हैं। पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कॉम नहीं आ रही है। कब आएगी? सर पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कॉम नहीं आ रही है। आ गई आ गई। है,
मौजूद है। जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, मैं इनकी ऐड करना चाहता हूँ। इनको बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बनाया और इन्होंने सक्सेसफुली इस काम को किया। अभी मेरे को 26 साल की उम्र में सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का। 26 साल की उम्र में मैं संसद में गया, पार्लियामेंट में रहा, केंद्र का मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, आज महासचिव हूँ। और मुझे लगता है कि जो मेरी उम्र है, मैं 48 साल का हूँ, मैं शुद्ध रूप से युवाओं की श्रेणी में नहीं हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप कुछ मर्जी कहो, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं जानता हूँ। Politics में तो युवा है। कंपैरिजन टू मी यू आर अ यूथ। अभी तक 50 क्रॉस नहीं हुआ। बट आई एम सेइंग पार्टी मौका हर एक को देती है, और आप लोग जो जानबूझ के दरार पैदा करना चाहते हो, मार्गदर्शक अरे कभी मंडल दरार की, हो नहीं और सकती। हाँ, तो हमारा ये एक कंटिन्यूटी है। सुनो, और संगठन को, देश को, दोनों की ज़रूरत है। जो बुजुर्ग हैं या अनुभवी हैं, उन्होंने जो सीखा समझा है उसका फ़ायदा लेकर नई पीढ़ी को ऊर्जा देकर आगे बढ़ाना है, और ये कंटिन्यूटी ही हमारी पार्टी में चलती आई है। कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है यहाँ पर। नहीं, लेकिन फिर भी हम देखिए, अभी कर्नाटक में हमने देखा कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, सिद्धरामैया वर्सेस वहां पर Leadership डीके शिव tussle तो कुमार, है। छत्तीसगढ़ में उसी, आप राजस्थान में उस तरीके का टसल देखा गया एक बात था। सुनो, अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी वहां पर आ गए। एक बात सुनो, ये ठीक टसल चलता रहा कहीं। एक बात सुनो, ये जो बात होती है 2.5 साल का शेयरिंग, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। और वहाँ पर शुरू से ही मैं तो हमेशा इस पक्ष का रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक वे से विधायकों के बीच में से चयन होना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं वो मुख्यमंत्री, जो नंबर 2 पे है वो उप मुख्यमंत्री, और उस उप मुख्यमंत्री जी को जो पोर्टफोलियो चाहिए वो देना चाहिए। मैं 2.5 साल का ये शेयरिंग ऑफ टाइम, मैं इसके पक्ष में हूँ, ये इम्प्रैक्टिकल है। ये सचिन जी, आप ये मानते हैं इस बात को? दिग्विजय सिंह जी को हो गए 50 साल राजनीति में, वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं तो उस पर कोई कमेंट करने वाला हूँ नहीं। नहीं, लेकिन ये भी तो बात है। सचिन जी ने ना कन्नी काट ली है। नहीं, लेकिन फिर भी ये बात तो है ना कि कहीं ना कहीं, लेकिन एक बात साहिल आपको बताऊं, कर्नाटक नहीं, की बात करें, कर्नाटक की बात आपने करी, मुख्यमंत्री हो या डीके शिव कुमार हो, उन दोनों के मुंह से आज तक आपने कभी सुना है कि हम पार्टी की बात को मानने वाले नहीं हैं या पार्टी के निर्णय को अस्वीकार करेंगे? ठीक है, किसी की एम्बिशन होगी, किसी ने कुछ कहा, नेताओं ने कहा, लेकिन जो दो प्रमुख लोग हैं, दोनों ने अपने मुख से आज तक भी कभी कुछ ना ऐसा कुछ कहा, ना ऐसा कुछ प्रदर्शित किया। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो सब मानने को तैयार है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या ये वक्त आ गया है आज की स्थिति में कि पतझड़ हो चुकी है और नए गार्ड को तुम काहे पीछे पड़ो यार? कौन किसकी पतझड़ हुई है? जब तक इंसान काम कर रहा है, योगदान दे रहा है, चुनाव जीत रहा है, सक्रिय है, उसको काम करना चाहिए। अच्छा, दिग्विजय जी ने खुद ही कहा था कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज तक प्रकृति खिलाफ जा सकता है क्या? इसके क्या बोलिए क्या आज तक और हम क्या प्रकृति खिलाफ जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पतझड़ होना है तो होना है। सचिन जी, दिग्विजय जी उसी बात पे अड़े हैं, पतझड़ के बात पे अड़े हुए हैं। मैं उसको आगे ले जाती हूँ। पतझड़ की बात, या यूं कहें कि शरद पवार साहब ने भी एक बारी जमींदारों की बात करी थी और कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको लगता है अभी भी सारी ज़मीन बरकरार है उसकी, लेकिन तब से अब तक बहुत पानी बह गया, कह लीजिए यमुना में। लेकिन अभी भी अलायंस, जो आपके घटक अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको लगता है, चाहे वो बिहार में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, कांग्रेस जो है टांग खींचने का काम करती है और कांग्रेस जो है बैगेज है। तो क्या आपको लगता है कि आगे का रास्ता किस तरीके से आप लोग साधेंगे? आप मुझे एक हमारे अलायंस का नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि कांग्रेस बैगेज है। ये आपके शब्द हैं। सचिन, आप भी बिहार में थे, मैंने आपको बिहार में देखा है, कितनी लड़ाई हुई राजद के साथ। आपने शब्द का प्रयोग किया कि हमारे अलायंस पार्टनर, माफ़ कीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे डीएमके है, चाहे शिवसेना, सारी पार्टियों के साथ हम लोग हैं और हर अलायंस में सीट शेयरिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन आपने कहा कि बैगेज है, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस मजबूत था, मजबूत है और रहेगा। आने वाले अनेक चुनाव हम मिलकर साथ लड़ेंगे। स्टेट शेयरिंग में, सीट शेयरिंग में, स्टेट्स में थोड़ा बहुत हम लोग, क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी का एक एम्बिशन होती है, हर जगह होता है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि वो हम उस आंकड़े को भूल जाएं, क्योंकि जोशी जी आप बहुत आंकड़े में प्यार करते हैं, सुनते हैं। सुनो मेरी बात, एनडीए के आए इस लोकसभा में 292 सीट्स, इंडिया अलायंस के हैं 234, गैप है सिर्फ 45-50 सीटों का। तो आप जो प्रदर्शित करते हो ना कि पूरा देश फतेह कर लिया, वो भी दिखाया हमने। मैं समझ रहा हूँ, वो भी तो मेरा जो आंकड़ा गलत तो नहीं है ना। और सुनो, 2024 के चुनाव में अगर 100 वोट कास्ट हुए तो 2/3 वोट एनडीए अलायंस के खिलाफ कास्ट हुए।
ये भी हकीकत है। वो आंकड़े नहीं दिखाए दिखाएंगे आपने। ना। नहीं वो है, लेकिन वो वो आपके आंकड़े पास आपने नहीं है। दिखाए नहीं। आप छाप के लेके नहीं आए नहीं उसको। नहीं, 2/3 वोट अगर कास्ट लगा- हुए तो वो आपके पास नहीं है। अरे एनडीए के पास तो नहीं गए ना। नहीं, ठीक है। इंडिया अलायंस के पास आए। वो किसी अरे, थर्ड पार्टनर जोशी के पास जी, गए। आप इंडिया अलायंस कराओ के ना पास प्रोजेक्ट, आए। दिखा दो यहाँ पर। आप दोनों मैं मंच आपको पे- चैलेंज कर रहा हूँ, दिखा दीजिए। एनडीए गॉट 33% वोट्स, नॉन एनडीए पार्टी गॉट 63% वोट। साहिल- ये तो हकीकत है ना। साहिल, ये दोनों मंच पे हाथ पकड़ के आए थे और इन्होंने पूरा यूनाइटेड फ्रंट तो में तुमको पुटअप क्या किया उम्मीद है। थी अब झगड़ते इसके आते लिए यहाँ आपको पर? शाबाशी देनी पड़ेगी हमें नहीं, तो। नहीं, देखिए, पर हम आपने बहुत कोशिश करी झगड़ा पैदा करने की, उम्र की बात करने की, पत्तों की बात करने की, पतझड़ की बात करने की। तो हम लोगों का, हमारी जनरेशन्स का जो आपस में संपर्क है वो अटूट है और हमेशा रहेगा। चलिए, आप कितनी बहुत- और कोशिश ये कर को लीजिए। भूल जाते हो, राजेश पायलट और दिग्विजय सिंह बहुत निकट के दोस्त थे। बहुत अच्छी हाँ, बात है। मुझे याद है कि लेकिन आपने जिक्र किया था उसका। क्या 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 मार्गदर्शक मंडल की बात सुनी जाती है? मार्गदर्शक मंडल का इस्तेमाल तो आपने किया था शब्द का, वो हमारा इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल है ना। आपकी बात नहीं, सुनी जाती मार्गदर्शक मंडल का शब्द उपयोग किया था नरेंद्र मोदी जी ने। है। ओके, मैंने तो स्वीकार किया है। नहीं तो अभी वो कांग्रेस में अगर लागू हुआ है तो आपकी बात पहले सुनी तो जाती है। नरेंद्र मोदी जी खुद पे तो लागू करें। दिग्विजय जी, ये भी सुनने में ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई पार्टी में जो संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है अंदर केंद्र में, मतलब कांग्रेस पार्टी में चर्चा है। लेकिन जो एक दिक्कत है कि बहुत सेंट्रलाइज कमांड है। राहुल गांधी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस में एक ही हाई कमांड है और उसके दरवाजे सभी नेताओं के लिए खुले नहीं रहते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है, एक दिक्कत की वजह है कि पार्टी को अपने दरवाजे लोगों के लिए और नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए खोलने चाहिए? सुनवाई इंदिरा जी जो है, किसने कह दिया कि बंद है दरवाजे? जी मौसमी तो कांग्रेस कवर करती है। आपको किसने कह दिया दरवाजे है। बंद है? हमारे बहुत सूत्र हैं और हम कवर भी करते हैं। सचमुच में बंद है? रायबरेली तुम कांग्रेस कवर से करती हो ही इसके लिए। कार्यकर्ता आप तो आते उत्तर हैं प्रदेश और ये हमसे जानती बोलते हैं। हैं कैसे मिलने राहुल गांधी से, तो ऐसा भी होता है। मतलब आप दोनों को ही नहीं बोलेगा इस नहीं, पे? ये बहुत गलत बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों और जनता के बीच में 24/7 हम लोगों को रहना है और जनता कार्यकर्ता ही कांग्रेस की अमानत है। आप सोचिए कि हमारे बहुत नेता हैं, बहुत मुख्यमंत्री, वो हमारी अमानत नहीं है। हमारी जनता, हमारे समर्थक, हमारी विचारधारा से एग्री करने वाले लोग और हमारे वर्कर्स इस पार्टी की ताकत हैं और 24 घंटे हम सब लोग उनके लिए मौजूद हैं। और आपने कहा नेतृत्व की बात, कांग्रेस में हमारे निर्वाचित अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं। तो चला ये एक कौन रहा है नेतृत्व पार्टी कौन चला रहा अरे है? तीनों राहुल सब गांधी मिलके की हम चला खड़गे? रहे हैं भाई पार्टी को मिलके। हम उनके महासचिव हैं खड़गे साहब के। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से कहना चाहते हो हाईकमान हमारे यहाँ क्या है। ये तीनों और हम सब लोग, मैं महासचिव हूँ, ये मेंबर वर्किंग कमेटी है, हम सब मिलकर चर्चा करते हैं और हमारे यहाँ चर्चा होती है। हमारे यहाँ आदेश कोई नहीं किया एक- जाता। एक हाई सेकंड, कमांड नहीं है, कोई एक सेकंड। व्यक्ति एक हाई व्यक्ति कमांड का नहीं नहीं होता ना भाई। सचिन, दैट्स अ गुड डिप्लोमेटिक नॉट एट आंसर। ऑल। मौसी सुनो, ये इस बात की गवाह देंगे हमारे पार्टी में। मैं गवाह दे रहा हूं। हम चर्चा करें, हम अगर सहमत नहीं भी हैं तो हम बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। अंत में जो पार्टी का निर्णय है वो सबके लिए है, लेकिन वर्किंग कमेटी हो या पार्टी की चर्चा हो, सबसे राय सुनने के बाद सहमति असहमति स्थापित करने के बाद एक राय आती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि शशि थरूर, आपके पार्टी के नेता को इनवाइट नहीं आता है, शशि थरूर को इनवाइट आता है, वो चले जाते हैं। हम देखते हैं कि आपके 2 बार मुख्यमंत्री बने अशोक चौहान पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कई नेता जो एक जमाने में आपके दोस्त हुआ करते थे, मिलिंद देवरा से लेकर जितेंद्र प्रसाद से लेकर RPN सिंह से लेकर, वो सारे लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और वो हमेशा उंगली दिखाते हैं कि देखिए हाईकमान हमको मौका नहीं दे रहा है। शशि थरूर एक बड़ा एग्जाम्पल उस तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शशि थरूर जी, ये सुनो क्यों मेरी होता बात। है? सच में हमारी पार्टी में देखो, 2 लोग चुनाव लड़े, खड़गे साहब और डॉक्टर शशि थरूर। खड़गे चुनाव जीत गए, उन्होंने खुद अपनी कलम से शशि थरूर जी को मेंबर वर्किंग कमेटी बनाया है। मेंबर वर्किंग कमेटी किसी और दल में मुझे दिखा दो ऐसा होता हो। और सुनो, बीजेपी का चुनाव होने वाला है, अध्यक्ष नए बनने वाले हैं। आप मुझे बता, पता नहीं कब बनेंगे। ओवरड्यू हो गया। देखो सर, मैं बीजेपी के बारे में कैसे बता सकता हूं? आप भाई, मैं तो आपको कांग्रेस के बारे में पूछ सकता नहीं, हूं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना कि हमारी पार्टी में चुनाव हुआ, वोट डले, हर राजधानी में हार जीत हो गई। बीजेपी में कौन नामांकन भरेगा, कौन वोट डालेगा, किसको इलेक्ट होगा, किसको मालूम है? किसी को प्रक्रिया किसी को मालूम नहीं है। तो आप हाईकमान की बात कर रहे हो। खड़गे जी 55 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमारे वोटर्स ने इनको चुनकर अध्यक्ष बनाया है, उनकी टीम का मैं सदस्य हूँ। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बोलो, कमांड बोलो, पार्टी का नेतृत्व बोलो, ये लोग हम दिग्विजय जी, शशि थरूर का सवाल मैंने आपसे दरअसल और उसी पूछा में था, उसी उसके में बारे में। वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड शशि थरूर साहब को दिया जाना था। ये अवार्ड घोषित हुआ, RSS का ही आउटफिट है, तो उसके लिए आपने बधाई दी शशि थरूर उनको हार्दिक बधाई।
उन्होंने लिया नहीं। अच्छा, बधाई दे दिया, उन्होंने लिया नहीं। नहीं, भले ना लिया हो, हमको उनको बधाई तो दे सकते हैं ना। अच्छा अवार्ड है, मतलब अच्छा अवार्ड है, मतलब वीर जी, सावरकर ऐसा award। है, कोई भी हमारा साथी है पार्टी का तो उसको तो देंगे ही। अरे विपक्ष का भी कोई, उसको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है उसको भी बधाई देंगे। आपको मिलता, आप लेते वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड? आपको मिलता, आप लेते वीर सावरकर वीर इंटरनेशनल? सावरकर जी का अवार्ड है कहाँ? आप लेते? देखिए, कोई हो तो देखेंगे। चलिए, हमारा समय खत्म हुआ, Rapid जल्दी से हमें fire। एक रैपिड फायर करना है, लेकिन सर एक संक्षिप्त में आपसे एक जवाब मैं चाहूंगा। रैपिड फायर है कि संक्षिप्त? नहीं, पहले रैपिड फायर होगा, लेकिन उसके पहले मैं संक्षिप्त से आपसे एक जवाब चाहूंगा मैं कि आपका टाइम ओवर हो, टाइम इज अप। नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आपका सवाल टाइम तो अभी अप नहीं है। एक सवाल तो पूछ सकते हैं हम। आपका सियासी टाइम अप दिग्विजय नहीं जी, है। कांग्रेस को हमको लेकर ओवर टाइम तो देते नहीं आप लोग। अमित शाह ने ये सवाल उठाया था कि अमित शाह को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम देखें तो आप जब मुख्यमंत्री थे या दिल्ली में हम देखें तो एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके पार्टी ने दोबारा किसी प्रदेश में सरकार बनाई है, तो वो मध्य प्रदेश में जब आप मुख्यमंत्री और दिल्ली में शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी। लेकिन अमूमन देखा गया है कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके अपनी सरकार राज्य में रिपीट नहीं कर सकती जब अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में, और वो एंटी इनकम्बेंसी को बीट नहीं कर पा रही है राज्यों में, खास करके जो आपने या शीला दीक्षित ने करके दिखाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि एक बड़ा फैक्टर है? मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। He has the right to not answer. Okay. He is exercising his right to मैं not speak. I'll chip in इनकी जगह से एक लाइन बोलना चाहता हूँ। ये बात सच है कि हमारी पार्टी को राज्यों में चुनाव जीतने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम स्टेट्स में चुनाव नहीं जीतेंगे तो लोकसभा का जो आम चुनाव होता है मोमेंटम हम नहीं बना पाएंगे, और हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये बात सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमें ताकत लगाकर अपने आप को रिपीट करना बहुत अनिवार्य है। जो काम फॉर एग्जांपल बंगाल में हुआ या उड़ीसा में हुआ, बार बार रिपीट हो रही हैं सरकारें, तो हम लोगों को वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी जहाँ सरकारें हैं हम रिपीट हों, उससे पूरे देश में प्रभाव पड़ता है। आप एक सरकार रिपीट करेंगे तो पूरे देश के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। तो स्टेट्स विनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम लोग अपनी सरकारों को रिपीट करा पाएँ। दिग्विजय जी, आपने पास ऑन कर दिया एक्चुअली क्वेश्चन। दोनों की जुगलबंदी चल रही थी, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यों ना चले भाई, तुमको लड़ाने में क्यों पड़ी पड़ी हुई? हम दोनों में लड़ाई करा दे। नहीं। लड़ाई कराने में उस्ताद कोई है तो बीजेपी, तुमको किसी को बोल दूंगा, तुम दोनों में लड़ाई करा दे। नहीं, कोई लड़ाई की बात नहीं है। बहुत आप लोग यहाँ पे आए और बहुत सारे सवालों के भी जवाब बिल्कुल बेबाकी से दिए। अब ये एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें ज़्यादा ऑनेस्टी चाहिए, मतलब बिल्कुल ब्लंटनेस चाहिए। भाई ऐसा है, मुश्किल आप वाले दोनों ही जवाब मुश्किल दे वाले सकते हैं। सवाल दिग्विजय सिंह जी देंगे, आसान वाले मैं दे देता हूँ। अब ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा मुश्किल है, कौन सा आसान है। चलिए, व्हाट्सएप पे आओ। तो ये रैपिड फायर राउंड है। मैं पहला सवाल पूछूंगी, साहिल दूसरा सवाल पूछेंगे। 10 ही सवाल हैं और दोनों ही जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस का सबसे पॉपुलर नेता कौन है नॉन गांधी? कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है दिग्विजय जी? नॉन गांधी। राहुल गांधी। नॉन गांधी। नॉन गांधी खड़गे जी। सचिन, आप? हम दोनों में से एक ही जवाब देगा ना? दो नहीं, तो आप भी देंगे। दीजिए। ना। आपका भी जवाब। आपका एक सवाल एक जवाब आएगा। अच्छा, चलिए। साहिल, दूसरा सवाल। कांग्रेस का हाईकमांड कौन है? हालांकि उसका जवाब आपने दिया है, लेकिन फिर भी फिर से स्पेसिफिक अगर नहीं, एक वर्ड। कांग्रेस से अध्यक्ष प्रणाली है। जो कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं, उनका rapid मान fire सम्मान। है। नहीं, सुनो, प्रक्रिया कांग्रेस प्रेसिडेंट इज द फाइनल वर्ड इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रेसिडेंट, अच्छा ठीक है। कांग्रेस तीसरा प्रेसिडेंट पे दे लो सवाल। पे, हाँ। तीसरा सवाल वैसे बनता दिग्विजय जी से नहीं है, पर अगर आप देना चाहें जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस का चाणक्य कौन है? कांग्रेस का चाणक्य का चाणक्य कौन है? खड़गे जी जयराम रमेश को बोलते हैं। आप किसको बोलते हैं? नहीं, खड़गे जी जयराम रमेश को अमित शाह साहब को भी बोल रहे थे और पीछे जयराम रमेश को भी, पर असली चाणक्य कौन है? रैपिड फायर का मतलब रैपिड फायर होता है आंसर। चलिए, बढ़िया। आगे। अच्छा जवाब। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, सर दोनों से पूछ रहे हैं। क्यों नहीं? अच्छा, आपने पीएम पूछ लिया तो हम सीएम पूछ लेते हैं। लास्ट सवाल। सचिन पायलट, क्या आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे राजस्थान के? सचिन पायलट सीएम बनेंगे? इसका जवाब जनता के पास है, ना बात ये इनके है, पास है ना आपके पास। देखिए, किसके पास है? अगर सुनिए, मुझसे पूछें तो बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, इनने जवाब तो दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी सचमुच में समय खत्म हो गया है।
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेबाकी से ये बात अच्छा की। रहा, रैपिड फायर तो जल्दी खत्म हो गया। नहीं, रैपिड फायर में 5-6 सवाल और हैं, रैपिड हो पर गया ये। हमारा टाइम अप हो गया दरअसल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए एजेंडा में और इतनी बढ़िया तरीके से जुगलबंदी से आप लोग ने जो सवाल जवाब। आप दोनों से, दिग्विजय जी, सचिन जी, आप दोनों से निवेदन मैं यहाँ हूँ। सर आइए प्लीज़, 2026 का आपका एजेंडा भी लिख कर जाइए, हमने एक इंतज़ाम किया है यहाँ आपके लिए। आइए आइए सर, आइए, मैं बताता हूँ आपको। 2026 का आपका एजेंडा क्या है, आप इस पे लिखिए, वहाँ स्क्रीन पर आए एजेंडा जी, जो भी आप सोचते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। कहाँ पर आया?